Assalamualaikum everyone. My name is Zareen Tariq and today we will going to discuss about the neritic and littoral habitats in detail. So let's jump into the topic. सबसे पहले हम इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जोन्स कहाँ हैं और इनकी क्या लोकेशन है एंड कैसे हम पता कर सकते हैं. First of all, you can see this image. The area from beach to the near zone. This is called as neritic zone. आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें बीच का एरिया भी है विच इज सैंडी बीच अलोंग विद सम ऑफ द वाटर एरिया. समंदर का कुछ हिस्सा जो कि बीच के बिल्कुल करीब करीब आता है, नियर शोर है. हमारे पास शोर और बीच एक को ही कहते हैं चीज को. तो ये हमारे पास जो जोन है, इस हैबिटेट को हम नेरिटिक जोन कहते हैं. एंड द सेडिमेंट्स बिलो दिस इज कॉल्ड द सेडिमेंट्स. ठीक है, ये इतना डीप वाटर नहीं होता है, इसकी डेप्थ बहुत कम होती है बिकॉज इट्स नियर द शोर. आप देख सकते हैं कि इसकी डेप्थ कम है, यहाँ पर डेप्थ कम है, यहाँ पर उससे कम डेप्थ है क्योंकि आगे से हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो एरिया आ जाता है. दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये मेरे पास जो एरिया सारा ड्राई है नीचे बिलो द ओशन, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, और इसकी डेप्थ इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम शोर से दूर जाते जाते हैं. तो जो हमारे पास नेरिटिक जोन होता है इतना डीप नहीं होता, इट्स अ शैलो जोन. अगली बात हम कर लेते हैं लिटोरल जोन की. तो लिटोरल जोन जो हमारे पास होता है इट इज इंटरटाइडल जोन. अब इंटरटाइडल जोन हमारे पास इसको बोलेंगे जो कि हमारे पास ऐसा एरिया जब यहाँ पर वाटर का लेवल देखेंगे, आपको सी टाइड्स नजर आ रही है व्हाइट कलर की. ठीक है, और ये हल्की हल्की टाइड्स आपको जो बनती हुई नजर आ रही हैं, ये यही दिखा रहे हैं कि जैसे ही इनका लेवल ज्यादा होगा ना तो ये बीच का ये वाला रीजन भी आहिस्ता आहिस्ता यानी कवर हो जाएगा टाइड्स के साथ. अभी फिलहाल जब टाइड्स कम होंगी, जैसे हमें पता है कि मून की ग्रेविटेशनल और सन की ग्रेविटेशनल से हमारे पास वाटर टाइड्स बनती हैं समंदर में. तो जिस टाइम लो टाइड्स होंगी तो हमारे पास आप ये देखेंगे कि ये एरिया बेयर है, यहाँ पे मिट्टी है, ये पानी वाला रीजन नहीं है. ठीक है, लेकिन जब टाइड्स का लेवल ज्यादा होगा, हमारे पास जो समंदर की लहरें वो ऊंची हो जाएंगी तो वो आगे को आएंगी. जब वो आगे को आएंगी तो हमारे पास ये एरिया भी कवर हो जाएगा पानी से. तो ऐसा जोन जो कि बेयर होता है व्हेन द टाइड्स आर लो and it filled with water when the tides become high, so that kind of zone is called as intertidal zone. और littoral zone को ही हम intertidal zone कहते हैं. ठीक है, और इस एरिया को इन्होंने मार्क किया हुआ है, ये एरिया दिस इज कॉल्ड एज फोरशोर. ठीक है, इस एरिया को हम फोरशोर कहते हैं. आई होप सो कि आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इसके हैबिटेट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली स्टडी करना है कि किस कैटेगरी के किस टाइप के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. ठीक है, ये वाली डायग्राम को भी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जोन मेरे पास जो है, देखें ये देखें कितना डीप वाटर है. तो दिस इज द डीप वाटर एंड दिस इज द एरिया दैट इज शैलो वाटर. यहाँ पे सेडिमेंट्स की डेप्थ देखें कितनी जल्दी आ गई है, और ऐसे रीजन में फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट जो है वो यहाँ पर इस एरिया में पहुंचती है. लेकिन जैसे ही हम डीप डाउन जाते हैं बेथिप्लेजिक जोन में और उससे नेक्स्ट, तो हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते हैं बिकॉज हमारे पास सन रेज नहीं पहुंच पाती हैं. और इसी से ही आप ये अंदाजा लगा लें कि इस जोन को लिटोरल कह रहे हैं, विच इज स्मॉल पार्ट, जिसको इंटरटाइडल पार्ट हम लोग कहेंगे, और उससे आगे थोड़ा सा नियर शोर हमारे पास जो एरिया है वो नेरिटिक जोन होगा. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास किस किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं इसके अंदर. सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि विब्रियो कॉलरा है, विब्रियो पैराहिमोलिटिकस है, जो कि ह्यूमन पैथोजेंस है, ये इस रीजन में पाए जाते हैं. तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इस एरिया में. हमारे पास जो सैंडी बीच, हमारे पास बीचेस में आप देखेंगे आपको सी अर्चिन्स और स्टार फिशेज और मोलस्क वगैरह, आपको सिपियां वगैरह नजर आती हैं. ठीक है, और इसमें हमारी डाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है. बट वी आर टॉकिंग अबाउट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हम उनकी डाइवर्सिटी देखते हैं कि वो क्या क्या पाए जाते हैं हमारे पास. तो विब्रियो कॉलरा हमारे पास ह्यूमन पैथोजेनिक है. इसको जो हमारे पास विब्रियो पैराहिमोलिटिकस है, इसको मेरीन एंटेरिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो मेरीन एनिमल्स हैं उनकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जैसे कि शेल फिशेस वगैरह हैं. और इससे नुकसान क्या है, हम शेल फिशेस क्लैम्स वगैरह को हाँ खा लेते हैं रॉ ही, यानी ज्यादा कुक नहीं करते हैं इन लोगों को. ठीक है, इनको हम सूप वगैरह की फॉर्म में लेते हैं, सो दे आर नॉट कुक वेल.
तो इसके नतीजे में जो हमारे पास ये बैक्टीरिया है ये हमारी भी बॉडी में चला जाएगा और हम लोगों के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कि विब्रियो वल्निफिकस जो है ये फिनफिश में प्रेजेंट होता है। बेसिकली फिनफिश को हम अच्छे तरीके से कुक करके खाते हैं, बट डिसएडवांटेज ये है, इसका जो हैजर्डियस इफेक्ट है जो कि कंसर्नफुल है फॉर द हेल्थ, इज दैट कि ये फिनफिश ट्रैवल करती है पानी में और मूव करती है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज में जाती है और इसकी इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया होता है। तो जैसे जैसे ये मूव करेगी, जिस जिस एरिया में जाएगी ये अपने साथ साथ बैक्टीरिया को लेके जाती जाएगी और बैक्टीरिया को डिस्पर्स करेगी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। Now the most important thing is the luminescent bacteria. Luminescent bacteria B इस जोन में पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं when they are present in the suitable environment. अब इनके लिए suitable environment क्या है? They are mostly occur in the light organs of the mollusk species और marine fishes के अंदर जो है ये पाया जाता है। ये उनके लाइट ऑर्गन्स में होता है और लाइट को प्रोड्यूस करता है, and this forms a symbiotic relationship between the animal and the microorganism. अब लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस कंडीशन में ये बैक्टीरिया लाइट प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जब हमारे पास एक खास इंड्यूसर होता है जो कि जिसकी कंसंट्रेशन जब एक लेवल से ज्यादा होती है तो हमारे पास लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम हम बात करेंगे उस इंड्यूसर का नाम है एन होमोसिरीन लैक्टोन। ठीक है, जब इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 10⁻⁷ पर ml हो जाएगी ना इस मॉलिक्यूल की, तो ये थ्रेशोल्ड बनाएगा, इट इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है यानी बेसिकली लैक्टोन हार्मोन जो है, ये जो लैक्टोन इंड्यूसर है, जब ये एक खास क्वांटिटी में 10⁻⁷ पर ml में प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया जो है वो लुमिनिसेंट शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितने ज्यादा बैक्टीरिया की डेंसिटी पर ml होगी उतना ज्यादा ये लैक्टोन प्रोड्यूस होगा। और अगर सपोज के 10⁻⁷ से कम है वैल्यू, लेट्स सपोज मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 100 बैक्टीरिया पर ml होती है, तो इट मींस कि 100 बैक्टीरिया पर ml मींस कि 100 लैक्टोन ml प्रोड्यूस होगा, तो जो कि इतना थ्रेशोल्ड क्रिएट ही नहीं करता है कि बैक्टीरिया जो है वो लाइट को प्रोड्यूस करने इन द ओपन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसके लिए ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्यों बना कि बैक्टीरिया जब एक खास स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ऑर्गन के अंदर जब वो प्रेजेंट होते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। When they have the highest concentration, तो हमारे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसके बाद जो है इनकी डेंसिटी, क्योंकि बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट होने लग जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, उनकी कॉलोनी बनती है और प्योर कॉलोनी फॉर्मेशन होती है, यानी एक ही काइंड का बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होगा ऑर्गन के अंदर, जो कि फिर उसकी जब कॉलोनी ज्यादा ज्यादा फॉर्म होंगी, वो डेवलप करेंगे, डिवाइड करेंगे, कॉलोनी बनाने के बाद उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वैसे ही जो हमारे पास इंड्यूसर केमिकल है एन होमोसिरीन लैक्टोन, इसकी भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो व्हेन इट रीच द हाईएस्ट लेवल दैट इज मोर देन 10⁻⁷, तो हमारे पास लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी इन द लाइट ऑर्गन। इसलिए ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमारे पास विब्रियो फास्टियरी की है, जो कि लूसीफ्रेज एंजाइम सिंथेसिस करेगा। लूसीफ्रेज एंजाइम सिंपली दैट इज एंजाइम व्हिच प्रोड्यूसेस द लुमिनेसेंस। ठीक है, तो लूसीफ्रेज एंजाइम की जो बेसिकली सिंथेसिस होनी है वो एक इंड्यूसर की वजह से होगी। इंड्यूसर यू नो दैट इज अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक एंजाइम की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। अगर तो इंड्यूसर की वैल्यू कम होगी तो एंजाइम नहीं बनेगा और ना ही वो अपना फंक्शन शो करेगा, और अगर इंड्यूसर की वैल्यू थ्रेशोल्ड की से ऊपर हो जाएगी, थ्रेशोल्ड वाली जनरेट करने वाली वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास एंजाइम सिंथेसाइज होगा जिसका नाम लूसीफ्रेज है। लूसीफ्रेज एंजाइम बनने के नतीजे में हमारे पास लुमिनेसेंस प्रोड्यूस होगी। कूल, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये क्यों सिम्बियोसिस हमारे पास शो करता है। एक तो सबसे पहले बैक्टीरिया को फायदा ये होगा कि उसका डिस्पर्सल आसान हो जाएगा, जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मूव करेगा वैसे वैसे बैक्टीरिया भी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस डिस्पर्स हो जाएगा। दूसरी बात है कि ये हमारे पास प्रेडेशन से बैक्टीरिया को बचाएगा, उसके अलावा कॉम्पिटिशन से बचाएगा। ओपन एनवायरनमेंट में, सी इन द मेरीन एनवायरनमेंट, दे हैव टू फेस द कॉम्पिटिशन along with their other species। ठीक है, तो जैसे वो बैक्टीरिया भी सी में प्रेजेंट होंगे और उनका कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन से बचाने के लिए ये जो है लुमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स जो है ये लाइट ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका फायदा एनिमल को क्या है,
एनिमल को फायदा ये होगा कि हमारे पास इसके नतीजे में वो इट्स एन एंटीप्रेडेशन, इट्स हेल्पफुल फॉर द सिग्नलिंग एंड फूड कैप्चरिंग। जितना ज्यादा वो लाइट प्रोड्यूस करेगा वो उतना मिमिक करेगा मोन के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सो जो मेरीन एनिमल्स है, अदर मेरीन एनिमल्स है, ये उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे कि ये हमारा प्रीडेटर है, क्योंकि ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसके फीचर्स उनको नहीं समझ में आएंगे। they can misjudge it with other things such as moon or any other light producing thing. So इसकी वजह से इनके प्रेडिक्शन में हेल्प करेगा, एंड अदर फैक्टर्स आर फूड कैप्चरिंग एंड सिग्नलिंग में इनके लिए हेल्पफुल होता है। बेनिफिट क्या है लुमिनेसेंस प्रोड्यूस करने की? लुमिनेसेंट इज अ कॉस्टली प्रोसीजर फॉर द बैक्टीरिया, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। सो अगर तो बैक्टीरिया की डेंसिटी कम होगी पर ml, तो वो लुमिनेसेंस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि इट्स एनर्जी कॉस्टिंग प्रोसीजर। हाँ, लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है जैसे लाइक 10⁻⁷, तो हम लोगों के पास इनकी लुमिनेसेंस की शो करेंगे। अब बेनिफिट क्या है? इट्स प्रेफरेबल ओवर सैप्रोफिटिक और फ्री लिविंग लाइफस्टाइल बिकॉज इट एनहांसेस द डिस्पर्सल। I already discussed it. The organism will attract to food sources by the light production. जहाँ पे ये बैक्टीरिया अगर सपोज करें किसी डेड फिश के ऊपर प्रेजेंट है और ये लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड सोर्स की तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही वो अट्रैक्ट होकर उस फूड सोर्स की तरफ आएंगे तो वो इन बैक्टीरिया को भी अपने साथ टेकअप कर लेंगे और डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे। Luciferase enzyme act as an alternative to the electron acceptor so that bacteria can grow at low oxygen concentration. आप सबको पता है कि रिस्पिरेटरी चेन रिएक्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं वो ऑक्सीजन होती है मोस्टली इन एरोबिक कंडीशन, लेकिन ये लुसिफरेज एंजाइम भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करता है। सो बैक्टीरिया कैन ग्रो इन दी लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी कि एनारोबिक कंडीशन भी हमारे पास जो ये लाइट ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया ये ग्रो कर सकते हैं। अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देख लीजिएगा काफी ज्यादा होते हैं। मैंने इनमें कुछ स्पेसिफिक का मेंशन किया, जैसे कि साइटोफाइगा इज कॉमन इन नियर शोर एनवायरनमेंट्स। हम क्योंकि नेरेटिक जोन को पढ़ रहे हैं तो हम उसकी अंदर हैबिटेट को देख रहे हैं कि क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। साइटोफाइगा इज सेलुलिटिक माइक्रोफ्लोरा, इसको हम कहते हैं क्योंकि ये सेलुलिटिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। उसके अलावा सेप्टोमाइसिस भी हमारे पास होती है, यू कैन सी देयर एज वेल। ऑक्सिक एंड एनऑक्सिक लेयर, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमारे पास जो जोन होता है नियर शोर जोन, इसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लेयर्स बनती हैं हमारे पास। सबसे पहले आप ये देखें कि एक अपर लेयर है जो कि इतनी ज्यादा डीप नहीं है, ये सरफेस लेयर है। थोड़ा सा आप जैसे जैसे डीप जाते जाएंगे तो ये हमारे पास एक और लेयर बन रही है जिससे डीप लेयर। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो सरफेस पर ज्यादा होती है, और जो जैसे जैसे हम डीप जाते जाते हैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। एंड बिल्कुल बॉटम पे हमारे पास कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सेडिमेंट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है हमारे पास, ठीक है, और ये ऊपर समंदर पानी वाटर कॉलम है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये हमारे पास सेडिमेंट्स हैं, नेरिटिक एंड लिटोरल सेडिमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज साइट्स ऑफ इंटेंस माइक्रोबियल एक्टिविटी। High deposition of organic matter means the depletion of oxygen occurs within the sediments a few millimeter from the surface. जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास डिपॉजिट होगा उतना ही हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, बिकॉज हमने उसकी ऑक्सीडेशन करनी है ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑक्सीडेशन में जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, तो ऑक्सीजन का लेवल जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है कम होता जाता है। और आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हमारे पास सेडिमेंट्स में जाकर सेटल डाउन होता है यहाँ नीचे बॉर्डर्स में, ठीक है। तो हमारे पास ये जोन एनऑक्सिक हो जाता है। अब आप ये देखेंगे कि हाई क्वालिटी ऑफ सल्फेट इज प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्स व्हिच मींस सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया आर इन अबंडेंस। यहाँ पे जो हमारे पास एनऑक्सिक जोन होता है यहाँ पे हमारे पास सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करेंगे कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन करने के बाद सल्फेट जो है ना हमारे पास उसकी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन कैसे करेंगे कि सल्फेट आयन के अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, ये इसके अंदर एस लगा हुआ है, यहाँ पे आप ऑक्सीजन लगा लेंगे तो ये सल्फेट है, बेसिकली दिस इज थायोसल्फेट, बट आपने यहाँ से सल्फर की जगह ऑक्सीजन लगाएंगे तो सल्फेट होगा। अब इस सल्फेट की रिडक्शन ये कैसे करेंगे, H2 इसके साथ लगा देंगे, इसको हाइड्रोजन आइंस देंगे। हाइड्रोजन आइंस के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, H2S की फॉर्मेशन होगी, H2S गैस प्रोड्यूस।
The H2S produced by the sulfate reduction then reacts with iron or manganese and diffuses upward in the oxic zone. ऐसे ये H2S की फॉर्मेशन होगी, ये हमारे पास अब मूव करेगी अपर लेवल की तरफ, ठीक है। इसको हम ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गैस बनी, ऑक्सीडेशन हुई उसकी, और ये मूव करेगी यहाँ से ऑक्सीजेनिक जोन की तरफ, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। H2S ऊपर की तरफ मूव करेगा, साथ साथ ये फेरस के साथ, आयरन के साथ और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और रिएक्ट करके ये अपवर्ड ऑक्सीजन जोन की तरफ मूव करेगा। अब हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करनी है जिसका नाम है माइक्रोबियल मैट कम्युनिटीज, जो कि ऐसी कम्युनिटीज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, लेयर्स की फॉर्म में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉम्प्लिश होते हैं और सेडिमेंट सरफेस पे बैठते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सेडिमेंट्स में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ लेयर्स बनेंगी और ये एक मैट सा बना देंगे, मैट ऑफ कम्युनिटीज। काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और उनकी कम्युनिटीज होंगी और डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करेंगे वो अपनी जो है ना अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो हम इसको देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। हमारे पास जो कॉमन बैक्टीरिया हैं जो मेटाबोलाइज करते हैं सल्फर कंपाउंड्स को इनटू एलिमेंटल सल्फर, वो प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब इनमें ओवरलैप भी होता है, जो H2S और ऑक्सीजन है वो ओवरलैपिंग करती है फ्रॉम एन ऑक्सीजेनिक टू ऑक्सीजेनिक जोन। हीमोलिथो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो हैं जो कि टॉलरेट कर लेते हैं H2S को, आर प्रेजेंट इन दी H2S ऑक्सीजन इंटरफेस एंड फिक्स नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमारे पास ये इंटरफेस सा बना हुआ है, दिस इंटरफेस, यहाँ पे हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑटोट्रोफिक होते हैं। अपर लेयर पे सबसे ऊपर तो वो होंगे जो फोटोट्रॉफिक होंगे, लाइट को यूज करेंगे एंड उसके बाद क्योंकि यहाँ तक हमारे पास लाइट की रेज आ रही है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन को यूज करेंगे, लाइट को यूज करेंगे और जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन जो हमारे पास इंटरफेस होता है, इधर जो है लिथोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट होते हैं जो कि H2S गैस को टॉलरेट कर लेते हैं। क्यों कर H2S गैस को टॉलरेट करने वाले यहाँ पे, क्योंकि नीचे हमारे पास H2S बन रही है और वो H2S ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर एटलीस्ट वो वाली कैटेगरी बैक्टीरिया की होनी चाहिए जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है ना वो बेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनका रोल क्या होता है कि ये नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। अगली बात कर लेते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की। Just beneath the H2S and oxygenic purple bacteria are also present. So purple sulfur bacteria भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं H2S को और फिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड नाइट्रोजन को, ठीक है। They obtain electron donors from the incomplete sulfur oxidation by thiobacillus. यहाँ पर हम इस डायग्राम को देख लेते हैं जिसमें हमें माइक्रोबियल मैट कम्युनिटीज नजर आ रही हैं। सबसे अपर लेयर में आप देखेंगे कि हमारे पास सियानोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो जो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इस लेयर में प्रेजेंट है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास लाइट जो है वो आ रही है सन से, और वाटर कॉलम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मैट में जिसकी कम्युनिटी पाई जाएगी ना वो सियानोबैक्टीरिया, दिस वन। सियानोबैक्टीरिया ने क्या करना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH2O, इन्होंने जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक तो उसकी ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजेनिक, दे आर ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ्स, इनको ऑक्सीजन ही चाहिए होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, ऑर्गेनिक फूड की। बेसिकली जो नीचे जितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं दे आर नॉट द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जो प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ फूड करेगा इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्राइमरी प्रोडक्शन करेगा वो सियानोबैक्टीरिया है। सियानोबैक्टीरिया लाइट को लेगा और जैसे हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इसी तरह हमारे पास माइक्रोबियल मैट कम्युनिटीज में सियानोबैक्टीरिया द प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड। अब यहाँ से नीचे हम अगली लेयर की बात करें तो हमारे पास एरोबिक हेटरोट्रॉफ्स होंगे। सिंस देयर इज ऑक्सीजन आल्सो प्रेजेंट, ऑक्सीजन इन दो लेयर्स में हमारे पास प्रेजेंट है। ऐसे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन को यूज करते हैं वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे टेक अप द फूड दैट इज फॉर्म्ड बाय द सियानोबैक्टीरिया। ऐसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेंगे, यूज करेंगे, ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास अगली लेयर आ जाती है एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। अब ये वो लेयर आ गई है जहाँ पे अब हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है। एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स, लाइट आएगी, लाइट यहाँ तक भी पहुंच रही है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ पे कम हो गई है, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन। तो अब ऐसे बैक्टीरिया जो कि है तो फोटोट्रॉप्स बट दे आर एनऑक्सीजेनिक, ये क्या करेंगे कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो ये हेल्प करते हैं, अब अगली बात जो हमने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पढ़ी थी, ये सल्फेडाइन को लेते हैं, ठीक है, और जो है ना ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स लेते हैं इनकम्प्लीट सल्फर ऑक्सीडेशन बाय दी थायोबैसिलस। हमारे पास जो एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स होते हैं ना वो थायोबैसिलस होते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, इनसे इनकी जो प्रोडक्ट्स होंगी उनसे इलेक्ट्रॉन डोनर, एज इलेक्ट्रॉन डोनर उसको यूज करेंगे, ना कि सल्फेट आयन को हमारे पास जो है वो यूज करेंगे एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। अब अगली बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेयर में हमारे पास, ये साथ साथ आप इनको ये भी देखें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी हो रही है हमारे पास। अगली जो लेयर है सबसे बॉटम में आप देखेंगे तो हमारे पास जो है वो सल्फेट रिड्यूसर्स और मिथेनोजेंस है। सल्फेट हमारे पास जो है वो आपको मैंने बताया था कि एस के साथ SO3, ठीक है, हमारे पास SO3 आयंस जो होते हैं वो सल्फेट रिड्यूसर्स यानी सल्फेट को रिड्यूस करेंगे और H2S बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, साथ में मिथेनोजेंस जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि मीथेन गैस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयंस को लेंगे, यहाँ से प्रोटॉन्स को लेंगे अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स और इसको रिड्यूस कर देंगे, किसको, सल्फेट को, सल्फेट आयन को रिड्यूस कर देंगे और हमारे पास H2S की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह भी जो है वो भी हमारे पास बनते हैं, आते हैं, यूज होते हैं, ये इसको भी यूज करते हैं। अब ये तो ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर लेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रही है कि हमने मैट्स भी देख लिए, हमने ऑर्गेनिजम्स भी देख लिए किस किस्म के पाए जाते हैं, और हमने लेयर्स भी देख ली ऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजन। लास्ट पर हम लोग बात कर लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो हमारे पास सबसे अपर लेयर है साइनोबैक्टीरिया की, दे आर वेरी सेंसिटिव। जैसे जैसे ओजोन डिप्लेशन हो रही है तो यूवी लाइट की जो रेडिएशन है वो इंटेंस होती जा रही है और वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, ये दे आर सेंसिटिव। अब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, ये माइग्रेट कर जाएंगे फ्रॉम अपर लेयर, अपर सरफेस लेयर टू द बॉटम, ठीक है, ये नीचे को आ जाएंगे। अब प्राइमरी प्रोडक्शन पर इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नहीं बनेंगे, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं कि जो ये माइक्रोबियल कम्युनिटी जो हमारे पास हैबिटेट है ये डायनेमिक है। जो सेडिमेंट्स हैं, जिन सेडिमेंट्स को स्टडी करें, ये सारे सेडिमेंट के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, वाटर कॉलम अलोंग विद द सेडिमेंट्स। तो जो ये डायनामिक हैबिटेट है, फिजियोकेमिकल कंडीशंस इसके अंदर चेंज होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पीएच चेंज हो रही है, लाइट इंटेंसिटी चेंज हो रही है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो कभी राइज हो रही है, कभी फॉल हो रही है। तो दिस इज द डायनामिक हैबिटेट। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉल्स रैपिडली एट सनसेट and free sulfide ions moves to the surface and water column. This process is reversed at the dawn and a visible change of color of sediments or waters occur. So dawn में हमारे पास जो है वो रिवर्स हो जाएगा और जो सनसेट के टाइम पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे पास कम हो जाती है सेडिमेंट्स के अंदर, और H2S जो है, जो सल्फर है, वो हमारे पास मूव करेगा, जो सल्फेट आयंस है वो हमारे पास मूव करेंगे फ्रॉम वाटर टू दी बॉटम टू दी सरफेस, और ये सारा रिवर्स हो जाएगा। अब सबसे मजे की बात जो यहाँ पे बनेगी, हमारे पास ब्लूम्स ऑफ थायोकैप्सा। The tidal state also determines the free sulfide on the surface layers of the sediment. The sulfide generated at the depths of 20 to 30 millimeter in the sediments being available to purple sulfur bacteria. This cyclic movement of sulfide ions S2 minus results in the blooms of Thiocapsa. हमारे पास ब्लूमिंग बनेगी और हम जो है वो मूवमेंट ऑफ किसकी वजह से बनेगी, मूवमेंट ऑफ सल्फाइड आयंस की वजह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पायरेट्स फॉर्मेशन की, दिस इज द लास्ट टॉपिक। लास्ट इसमें हमने ये बात करनी है कि जो सबऑक्सिक जोन होता है हमारे पास, यानी जो इंटरफेस है, वहां पे हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय आयरन एंड मैंगनीज होगी, और द H2S react with the iron to form ferrous sulfide which forms the pyrites, ठीक है। पायरेट्स कैसे बनेंगे, जब H2S गैस रिएक्ट करेगी आयरन के साथ तो हमारे पास फेरस सल्फाइड फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि क्या है, बेसिकली पायराइट्स है। पायराइट्स कैन बी रीऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑन अ सीजनल बेसिस, दोबारा से पायराइट्स रीऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जो है हमारे पास कोस्टल सेडिमेंट्स में, जो कोस्टल सेडिमेंट्स हैं नियर शोर के पास, उनमें रीऑक्सीडेशन होगी विंटर में, और जो मार्शेस वगैरह हैं हमारे पास उनमें जो है ये समर में होगी,
Methanogenesis also occur. High levels of sulfate reduction cause sewage pollution. Sulfate reducing bacteria in biofilms cause metal corrosion. जो हमारे पास सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं ये मेटल की कोरोजन करते हैं, और अगर हमारे पास H2S की ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती है तो हमारे पास डेथ ऑफ फिशेस हो जाएगी, which is the drawback. I hope everything is clear to you until now, and thank you so much. If you have any question